ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान तो मैं रोज ही करता हूँ, किंतु भाइयों बहनों, आज मैं संपूर्ण राष्ट्र की समस्या आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से मेरी आत्मा में अत्यंत पीड़ा हो रही है, अत्यंत कष्ट की अनुभूति हो रही है। और यह पीड़ा वैसे अभी की नहीं है, यह पीड़ा तो वर्षों से चली आ रही है। किंतु अब जब चिंतन कुछ विस्तृत हो गया है और मेरा दायित्व भी कहीं न कहीं इस संसार के प्रति बढ़ता जा रहा है, उस स्थिति में आज जब मैं सोचता हूँ तो वास्तविक रूप में मुझे भारतवर्ष में जो कानून प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है, स्वतंत्रता के बाद से चली आ रही है, वह कानून प्रक्रिया पूर्णतया अंधी दिखाई देती है, लूली, लंगड़ी, बहरी, कायर और डरपोक दिखाई देती है। और इस कानून प्रक्रिया में जिस प्रकार की गतिविधियां सामान्यतया दिखाई दे रही है, उन्हें देखकर किसी भी चिंतनशील व्यक्ति का मन मस्तिष्क पीड़ा से भर सकता है, दर्द से भर सकता है, चिंता से भर सकता है। देखिए क्या हो रहा है इस देश में। मैं अंतर आत्मा की गहराई से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करता हूँ। उन्होंने माँ भारती के लिए जो किया है वह हजारों वर्षों में किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया है। जो माँ भारती की शान है, जो शोभा है, उसको उन्होंने अनंत गुना बढ़ा दिया है। और उनके द्वारा लिए गए निर्णय भारतवर्ष के गौरव के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है, कोई संशय नहीं है। बहुत अच्छा कार्य उन्होंने अब तक किया है। और हाँ, जो पिछली सरकारें रही, उनका क्रियाकलाप और उनकी मानसिकता तो किस प्रकार की थी, यह किसी से छिपी हुई है ही नहीं। किंतु वर्तमान समय में तो एक ऐसी सरकार है जिससे हम उचित मानवीय मूल्यों की अपेक्षा रख सकते हैं। किंतु कहीं न कहीं आज भी कानून अंधा ही बना हुआ है, बिल्कुल अंधा। कैसे? अभी कुछ दिनों पूर्व ही सरकार ने खरीफ फसलों के
न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, किंतु न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसी फसल के बिकने की कोई गारंटी नहीं है। इस विषय पर किसानों का धरना प्रदर्शन निरंतर जारी है और मैं स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को मेल के साथ स्पीड पोस्ट से कई बार लेटर भी लिख चुका हूं कि आखिरकार ऐसा कौन सा कारण है कि इस देश में जब दवाइयाँ न्यूनतम नहीं अधिकतम मूल्य पर बिकती है, 5 रुपये लागत की दवाई 100 रुपये में बिक जाती है, 50 रुपये तो कम से कम मान के चलिए, तो फिर जिस किसान के खाद्यान्न का, जिस किसान की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी सरकार निर्धारित कर रही है, क्या वह फसल उस मूल्य पर नहीं बिकनी चाहिए? और जो अन्य वस्तुएं बाजार में बिक रही है, उनका जो मूल्य निर्धारित किया जाता है, क्या उस पर सरकार की किसी संस्था का नियंत्रण है? दवा कंपनियां किस आधार पर दवाइयों की इतनी अधिक कीमत उस दवा पर लिख देती है? क्या कानून का, क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता कि इस पर नियंत्रण रखें? लेकिन खुली छूट दे रखी है। और ये सिर्फ दवाइयों के साथ ही नहीं है, यह अधिकांश प्रोडक्शन के ऊपर ऐसी ही स्थिति है। मनमाने तरीके से MRP लिख दी जाती है, मनमाने तरीके से, जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। जब सरकार का MRP निर्धारण पर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई सिस्टेमेटिक ढंग नहीं है, तो आखिरकार ये सरकारें कर क्या रही है? और फिर जो किसान रात दिन मेहनत करके बड़ी मुश्किल से अन्न उपजाता है, कैसे अन्न पैदा होता है, यह कभी खेत पर काम करके देखें तो पता चलता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी एक किसान का बेटा हूं और मैंने खेतों पर काम कर रखा है, इसलिए जानता हूं कि वहां पर 10,000 रुपये कमाना भी कितना मुश्किल होता है। कितनी मेहनत के बाद एक किसान को 10,000 रुपये दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में आज किसानों के दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। इस संसार में यदि सबसे अधिक कोई दुखी प्राणी है, कोई दुखी इंसान है, तो वह किसान ही है। किसान को प्रकृति मारती है, व्यापारी मारते हैं और सरकारें तो हमेशा से मारती आ ही रही है। इसी के साथ इस देश में अंधे कानून की सीमा अत्यंत विस्तृत है। यहाँ पर हमारे हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया जाता है कि नदियों से बजरी का खनन नहीं किया जाएगा। अब
समझने की सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी मकान बनते हैं उनमें रेत तो चाहिए, बजरी तो चाहिए। अब बजरी आएगी कहाँ से? मकान बनेंगे कैसे? जो हाई कोर्ट यह निर्णय दे सकता है कि रेती का, बजरी का उत्खनन नहीं किया जाएगा नदियों से, क्या उनको, कानून के रखवालों को यह निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या दिखाई नहीं दे रही है? जब कोरोना पर वे अपना निर्णय दे सकते हैं तो क्या सरकार से ये नहीं कह सकते कि इस देश की समस्त समस्याओं की जड़ यह बढ़ती हुई जनसंख्या है, इस पर कानून बनाइए। और हाँ, जो कानून बनाने वाले हैं, क्या उनकी आंखें फूट गई हैं? क्या वे अंधे हो गए हैं कि इस देश की मूल समस्या उन्हें दिखाई नहीं दे रही है? अब रोक लगा दी रेत निकालने पर, रेत फिर भी निकल रही है। और जहां से नदियों से रेत निकलती है, सबसे बड़े समझने की बात यह है, नदियों में रेत आती कहां से है? राजस्थान में बनास नदी एक ऐसी मुख्य नदी है जिससे रेत सारे राजस्थान में सप्लाई होती है। और उस नदी में रेत बह बह कर आती है, क्योंकि संपूर्ण आगे के क्षेत्र में रेत ही रेत है। और बरसात के दिनों में पानी के साथ रेत स्वाभाविक रूप से नदी में बहकर आती है और वह नदी में जम जाती है। उसी को निकाल निकाल करके बेचा जाता है। और पहले उसका एक सरकारी सिस्टम भी था, किंतु वह सारा सरकारी सिस्टम इस अंधे कानून ने समाप्त कर दिया। पर्यावरण के नाम पर मैं यह पूछना चाहता हूं हमारे देश के अंधे कानून से कि नदी से रेत निकालने में कौन सा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है? पौधे कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषित होता है। आपने अन्य पत्थरों के उत्खनन पर रोक नहीं लगाई है। कोटा स्टोन निकल रहा है, मार्बल निकल रहा है, ग्रेनाइट निकल रहा है, तो क्या उससे पृथ्वी का संतुलन नहीं गड़बड़ा रहा है? इतनी गहरी गहरी खाने खोद खोद करके उनको निकाला जा रहा है। उस स्थिति में क्या प्रकृति का सिस्टम खराब नहीं हो रहा है? किंतु जो रेत स्वाभाविक रूप से नदियों में बहकर आ रही है, उसे निकालने में अपराध हो गया। वाह रे मेरे देश के अंधे कानून! इस देश में आखिरकार हो क्या रहा है? इंसान मकान कैसे बनाएगा? और फिर जहां से रेत निकलती है नदियों से, वहां से आज भी हजारों किलोमीटर दूर तक रेत पहुंच रही है। कैसे पहुंच रही है? इस भ्रष्ट कानून के माध्यम से, रिश्वतखोरी के माध्यम से। वास्तविकता यह है, इस प्रकृति को असंतुलित करने में यदि सबसे बड़ा योगदान है तो किसका है? प्रदूषण का है। और प्रदूषण बढ़ता कहीं से है? कोयले के जलने से, पेट्रोल के जलने से, डीजल के जलने से। तो क्या हमारा हाई कोर्ट ने या हमारी सरकार ने इनको बंद करने के ऊपर कोई निर्णय लिया है?
लेकिन निर्णय लिया है उत्खनन नहीं होगा और सोची समझी साजिश के तहत निर्णय लिया है, बहुत गहरी साजिश। जब रेती नहीं निकलेगी तो निर्माण तो फिर भी होगा। क्या आज कोई सरकारी योजना नहीं चल रही है? काहे से चल रही है? बजरी तो वहां पर भी चाहिए, किंतु चल रही है। तो सोची समझी साजिश किसको? व्यापारियों को लाभ पहुंचाने की। अब नदियों से जो स्वाभाविक रूप से बजरी मिल जाती थी, उसके स्थान पर अब क्रेशरों से वो चूरी खरीदो। तो चूरी काहे की बन रही है? पत्थर की चूरी। कहीं से तो पत्थर आ रहे हैं, जन सामान्य को पत्थर लाने की भी इजाजत नहीं है। किंतु जिनके क्रेशर चल रहे हैं वे पत्थर कहाँ से ला रहे हैं? वे भी तो कहीं से ला रहे होंगे। लेकिन वास्तविक रूप में इस देश में अंधा कानून चल रहा है, अंधा कानून। और हाँ, अभी कुछ दिनों पूर्व ही श्रीमान वसीम रिजवी जी ने हाई कोर्ट में एक अपील दायर की थी कि कुरान में 26 आयतें ऐसी हैं जो इस्लाम के नाम पर आतंक को बढ़ावा देती है, इन्हें कुरान से हटाया जाए। तो हमारे हाई कोर्ट ने क्या किया? उन पर ही जुर्माना लगा दिया, ताकि भविष्य में जा कर के कभी कोई ऐसी हिम्मत ही न कर सके। जबकि राम मंदिर, भगवान राम के अस्तित्व को लेकर के जब इस देश के अंदर प्रश्न उठाया गया तो इसी कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया और हम हिंदुओं को साबित करना पड़ा सबूतों के साथ कि भगवान राम थे। वाह रे इस देश के दोगले कानून। और हाँ, मैं जो यहाँ पर कह रहा हूँ किसी नशे पते में नहीं कह रहा हूँ, पूरे होश और हवास में कह रहा हूँ। हो सकता है मेरे इन शब्दों पर कोई बवाल हो, बाद में जाकर यहाँ का अंधा कानून, अंधा तो है ही सही, गूंगा बहरा है ही सही, थाने में जाओ तो वहाँ पर गरीब व्यक्तियों की सुनने वाला कोई नहीं है। वहाँ पर जो बैठे हुए हैं वे अपराधियों के, बड़े बड़े नेताओं के चमचे बैठे हुए हैं। आम व्यक्ति के लिए कानून कहीं से भी सहायक दिखाई नहीं देता। रिश्वतखोर बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इस कानून से विशेष उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि इसे बदला नहीं जा सकता, इसे ठीक नहीं किया जा सकता। आज संपूर्ण भारतवर्ष में हमने IAS अधिकारी बनाने का, नेता बनाने का, डॉक्टर बनाने का, इंजीनियर्स बनाने का, अध्यापक बनाने का सिस्टम तो चला रखा है, किंतु अध्यापक से लेकर के नेताओं तक सबके सब
कुंठित मानसिकता, भ्रष्ट मानसिकता से युक्त बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में जो भारतवर्ष विश्व गुरु कहलाता था, उस भारतवर्ष में आज संस्कार युक्त शिक्षा पद्धति का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर मनुष्य सिर्फ पैसे कमाने की ओर ध्यान दे रहा है। जब उसके मन मस्तिष्क में नैतिकता के लिए कोई स्थान ही नहीं है, नैतिक शिक्षा का उसने कभी पाठ ही नहीं पढ़ा है, तो आखिरकार कैसे इस देश में ईमानदार नागरिकों का सृजन किया जा सकेगा? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, कहीं न कहीं यह शब्द ही इस देश के लिए गाली बन गया है। आज इस देश को यदि किसी बात की सबसे अधिक आवश्यकता है तो वह है इसके नागरिकों को सही शिक्षा दी जाए, ताकि अच्छे अध्यापक बने, अच्छे कर्मचारी बने, अच्छे अधिकारी बने और अच्छे नेता बने। क्योंकि जब तक शिक्षा पद्धति संस्कार युक्त नहीं होगी, नैतिक शिक्षा से युक्त नहीं होगी, तब तक हम डॉक्टर, इंजीनियर और IAS अधिकारी तो बना सकते हैं, किंतु वे बनेंगे कैसे, ये आज हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, कहीं न कहीं इस अंधे कानून से और अंधे कानून को बनाने वालों से और जन सामान्य से इस अंधकार युक्त पद्धति को उखाड़ कर फेंकने का प्रयास कीजिए। मानवीय मूल्यों से युक्त प्रणाली, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जन सामान्य के लिए सहायक हो, ऐसे नियमों को लागू करने का प्रयास कीजिए। और ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नया करना है। यूरोपीय देशों को देख लो, जापान को देख लो, उन देशों में भी एक सिस्टम है और वहाँ पर भी जो भारत विश्व गुरु था, जो ज्ञान देता था, अब स्थिति ऐसी है कि सब कुछ अंधता युक्त हो गया है, अंधकार युक्त हो गया है। तो उन देशों में जो पद्धति चल रही है, उनसे भी सीखा जा सकता है। इसलिए थोड़ा सा इस कानून को सही दृष्टिकोण से बनाने की आवश्यकता है और सही दृष्टिकोण से लागू करने की आवश्यकता है। किसानों को कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य तो मिलना ही चाहिए। जो आज खरीद कर खा रहे हैं, वे तो वैसे भी महंगा ही खा रहे हैं। यदि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिल जाता है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि सरकार का कुछ बिगड़ जाएगा। कहीं न कहीं गहराई से सोचने की बात है। और हाँ, जब न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों का घोषित किया जाता है, तो सरकार के द्वारा दवाइयों का और अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं, उनका भी स्वयं न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए और अधिकतम भी। यह कार्य सरकार के द्वारा ही होना चाहिए। ये नहीं है कि खुली छूट दे रखी है, जचे जैसे
तुम लिख दो और जचे जैसे बेचो। और दूसरी तरफ जो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, उन्हें उनकी मेहनत की कमाई का हक भी प्राप्त न हो। हे मेरे अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे, गूंगे, डरपोक, कायर कानून, कुछ तो रहम करो जन सामान्य पर। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।